मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे भेड़े और भेड़िए, जो कि साहित्य सागर की है एक दूसरी कहानी है। और आज देखने की कोशिश करेंगे कि इस कहानी में हमें कहानीकार ने क्या बताने का प्रयत्न किया। इसे कहानीकार जो है आपका हरिशंकर परसाई जी है। हरिशंकर परसाई जी की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि उनकी जो रचनाएं होती, कहानियाँ होती, व्यंग्यात्मक होती हैं। व्यंग करना मतलब होता है जब हम दूसरों की कमियों को हंसी मजाक के द्वारा बता देते हैं, और तो उसे हम बोलते हैं व्यंग करना। उस विधि को बताता है व्यंग। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे व्यंग्यात्मक काव्यों की रचनाएं की हैं और बहुत कहानियों की भी रचनाएं की हैं, ठीक है। और उन्होंने उसके माध्यम से जो हमारे सामाजिक और राजनीतिक में जो बुराइयां फैली हुई हैं, जो कुरीतियां हैं, उनको समाज के सामने लाने का प्रयत्न किया है, ताकि उसमें सुधार हो सके, लोग समझ सके कि समस्या क्या है और उसका समाधान कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर भी उन्होंने इस कहानी के माध्यम से भी हमें ये बताने का प्रयत्न किया है राजनीतिक क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार है, किस तरह से वो फैला हुआ है, किस तरह से जो राजनेता जो है अपने पद को प्राप्त करने के लिए साधारण जनता को मूर्ख बनाता है, और फिर जब लंबे चौड़े वादा भी करता है नकाब बिल्कुल शरीफ नकाब पोश बन करके, और जब वो पद उसको प्राप्त हो जाता है तो सब कुछ भूल कर जो है अपने जीवन में ही व्यस्त हो जाता है। और तो इस तरह से जो किस तरह से साधारण जनता जो है फिर बाद में उसको पीड़ित होना पड़ता है। और यहाँ पर ये भी बताने का प्रयत्न किया है कि किस तरह से हमें इन नकाबपोश नेताओं के चुंगल में नहीं आना चाहिए, उनके मीठे मीठे वादे पे नहीं फंसना चाहिए, ठीक है। और सही, और जब वोट जो है हमारा सबसे अच्छा बड़ा अधिकार है, और उस अधिकार को बहुत ही सोच समझ कर हमको प्रयोग में लाना चाहिए, ताकि जब भी कोई प्रतिनिधि आए, जिस कारण से हमने उसको चुन के लाया, वो उस कार्य को पूरा करे, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि कहानी क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले बता दूँ, ये जो कहानी है वो एक प्रतीकात्मक कहानी है, प्रतीकात्मक व्यंग्यात्मक कहानी है, ठीक है। प्रतीकात्मक माने जिसमें आप किसी को प्रतीक माना गया हो, ठीक है। और व्यंग्यात्मक में व्यंग किया हुआ है, तो हमारी जो बुराई है उस पर व्यंग किया हुआ है। तो यहाँ पर जो भेड़े हैं वो है आपका हमारे समाज में रहने वाले, हमारे देश में रहने वाले साधारण जनता का प्रतीक है। जो है इस भेड़िए के माध्यम से कहानीकार ने साधारण जनता को संबोधित किया है। भेड़िए के माध्यम से यहाँ पर कहानीकार ने जो है हमारे राजनीतिक नेताओं को, भ्रष्ट नेताओं को यहाँ पर जो है संबोधित किया है। एक और जब पशु यहाँ पर आया जिस सियार है, सियार के माध्यम से उन्होंने ऐसे लोगों को संबोधित किया है, उनकी ओर संकेत किया है जो अपने मालिकों की चापलूसी करते हैं, ताकि उनकी चापलूसी के द्वारा उनका जीवन जो है सुख सुविधाओं से बीते। जो नेताओं के कुछ जो नेता होते हैं उनके आगे पीछे घूमने वाले जो उसके सहायक होते हैं, उनको जो है चापलूसी करते हैं, वैसे सहायकों को जो है यहाँ पर सियार के रूप में संबोधित किया गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रही है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि ये किसका प्रतीक है। भेड़ किसका प्रतीक है? साधारण जनता का। भेड़िए जो है आपका राजनेताओं का, कपटी राजनेताओं का प्रतीक है। और जो सियार है अपने मालिकों की, अपने झूठे कपटी राजनेताओं की चापलूसी करने वाले जो जनता है, जो सहायक है, उसका प्रतीक है सियार, ठीक है। तो देख लेते हैं कहानी में क्या बताया गया है। यहाँ पर भेड़िया मतलब शीप होता है, और भेड़िया मतलब वुल्फ होता है, ठीक है। एक बार एक वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। तो अब देख रहे हैं कि सब कुछ बदल गया, समाज बदल गया, देश आज़ाद हो गया है, लोकतांत्रिक राज्य जो है हर जगह स्थापित हो गया, लोग शिक्षित हो गए, लोग समझदार हो गए हैं, ठीक है। अपने अधिकारों को समझने लगे हैं। तो वही जो प्रेरणा जो है, वही सोच जो है अब एक वन प्रदेश में भी आया। एक वन है जहाँ पर बहुत तरह के पशु रहते हैं, जिसमें छोटे बड़े सभी पशु रहते हैं, ठीक है। उसी में कुछ भेड़िए भी हैं, और जिनकी संख्या जो है 90% बताई गई। भेड़े और अन्य छोटे मोटे पशुओं की जो संख्या जो है 90% बताई गई है इस वन में, और भेड़ियों की जो जनसंख्या है वो 10% बताई गई, ठीक है। तो उसी वन प्रदेश में भेड़िए भी रहते हैं, ठीक है, और सियाल भी रहते हैं उसी वन प्रदेश में। लेकिन समस्या यह है कि जो भेड़िए हैं वो हर समय भेड़ों को मार के खा लेते हैं, इसलिए भेड़ों के मन में और अन्य छोटे मोटे जो पशु हैं उनके मन में ये भय रहता है कब हमारे जीवन का अंत हो जाए। तो इसलिए एक दिन भेड़े जो है वो सोचने लगी कि जब इतना कुछ विकास हो गया है, आज हम लोकतांत्रिक राज्य में आज़ादी के हवा में सांस ले रहे हैं, तो हमें अपने वन प्रदेश में भी जो है प्रजातंत्र की स्थापना करनी चाहिए, जहाँ पर एक ऐसा कानून बनाया जाए जहाँ पर लोग जियो और जीने दो जैसे कहावत को पूरा करें, लोग सुरक्षित
सुरक्षित महसूस करें और सुख और समृद्धि के साथ में अपने जीवन में आगे बढ़े या अपने जीवन में रहें। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या कहा है कि वन प्रदेश के पशुओं को भी, उनको भी ऐसा लगा कि अब सभ्यता काफ़ी, हमने समय जो है काफ़ी आगे बढ़ गया है, अब हमारे वन प्रदेश में भी जो है एक अच्छी शासन व्यवस्था आनी चाहिए। ठीक है, और एक मत से यह तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना होगी। तो सब पशु जो थे, छोटे मोटे जो पशु थे और जो भेड़े थे, उन्होंने तय कर लिया कि हम लोग प्रजातंत्र लोकतांत्रिक राज्य को स्थापित करेंगे, जहाँ पर जनता के माध्यम से जो है उनके प्रतिनिधित्व चुन के आएंगे और फिर उसके हिसाब से कानून बनेगा। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई। तो जब ये बात, जो छोटे मोटे जो पशु थे, जब उन्होंने सुना कि परिवर्तन होने वाला है, एक तरह से क्रांतिकारी परिवर्तन था, ठीक है, तो सब लोग बहुत खुश होने लगे। चलो बोले, अब हमारा जीवन अच्छा होगा, अब हमें भयभीत नहीं होना पड़ेगा बड़े अपने से शक्तिशाली जानवरों से, अब हमारे प्राणों पर संकट भी नहीं आएगा और इस युग में और यहाँ पर जो है सुरक्षा का स्वर्ण युग भी आएगा और हम सब आराम से जिएंगे, जहाँ पर हर कोई पशु जो है, चाहे वो शक्तिशाली हो, चाहे कमजोर हो, छोटा हो, बड़ा, हर पशु जो आराम से जगह, ऐसे कानून व्यवस्था भी यहाँ पर आएगी। इसलिए पूरे पशु समाज में जो है खुशी की लहर दौड़ गई। जिस वन प्रदेश में हमारी कहानी ने चरण धरे, उसमें तो आप लेखक बोल रहे हैं कि मैं जो वन प्रदेश की कहानी बता रहा हूँ, उसमें कौन कौन थे। उसमें भेड़े थे जो बहुत ही कैसी थी, निहात, नेक, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु, निर्दोष पशु जो घास तक को भी फूक फूक कर खाते, मैंने जो घास उनका भोजन है, लेकिन उसको भी बहुत ही आराम से खा लो ताकि उनको भी कष्ट ना हो। इतने सीधे और साधारण बताया गया है भेड़ों को। वहीं पर जो भेड़िया भी थे, ठीक है, सियार भी थे। भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा। भेड़िए बहुत खुश थे कि प्रजातंत्र आएगी तो अच्छे अच्छे कानून बनेंगे और जो हम लोग भयभीत रहते हैं कि कब भेड़िया आएगा और हमारे प्राणों को हर लेगा, उस भय से हम दूर हो जाएंगे। हम अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे कि कोई जीवधारी किसी को ना सताए, ना मारे, सब जिए और जीने दे, शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर समाज आधारित हो। ठीक है, तो भेड़े लोग बोलने लगे, हम लोग जो भी प्रतिनिधि बने, जिसको भी हम लोग नेता चुनकर अपने वोट के माध्यम से यहाँ पर लेके आएंगे, सबसे पहले हम उसको बोलेंगे कि वो ऐसा कानून बनाए जहाँ पर कोई पशु किसी पशु को ना मारे, सब आराम से बेखौफ होकर जिए। ठीक है, और यहाँ पर सब जो है स्नेह, बंधुत्व और सहयोग की भावना से यहाँ पर रहें। तो इधर भेड़ियों ने सोचा कि हमारा, जब ये बात पूरे जंगल में फैल गई कि चुनाव होने वाला है, प्रजातंत्र की स्थापना होने वाली है, प्रजातंत्र की स्थापना होने के कारण चुनाव होने वाला है और फिर चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधियों को चुना जाएगा, तो ये बात जो भेड़िए के कान में भी पहुंची। जो भेड़िए जो जब ये सुना तो वो एकदम संकट काल आया, वो सोचने लगा कि तो हमारे लिए बोले संकट काल है, बोले हम लोग के लिए, अगर ऐसा कानून बन गया कि किसी को ना मारो, तो अगर हम दूसरे पशु को नहीं मारेंगे तो हम खाएंगे क्या। भेड़िए ये सोचने लगे, हमारा गुजारा कैसे होगा। भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है कि पंचायत में उनकी ही बहुमत होगा। और दूसरा भी वो सोचने लगा कि भेड़िए तो इस जंगल में बहुत अधिक है, तो सब लोग जो है, जो भेड़िए का जो प्रतिनिधि बन के आएगा, वोट के लिए खड़ा रहेगा, सब लोग उसी को वोट देंगे, फिर हम लोग को तो इस जंगल को छोड़ के जाना पड़ेगा। बोले ठीक है, क्योंकि हम लोग कुछ खाने नहीं मिलेगा तो उस वहाँ पर रह के हम रहेंगे क्या। अगर उन्होंने कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को ना मारे तो हम खाएंगे क्या। अब हमें घास चरना सीखना होगा। भेड़िए सोचने लगे, हमारा तो समय खराब होने वाला है, संकट काल हम पर आने लगा। अगर हम सब पशुओं को ना मारने का कानून बन गया तो फिर हम क्या करेंगे। ठीक है, जो चुनाव समीप आता है, भेड़ों का उल्लास बढ़ता है। जैसे जैसे तो चुनाव का एक डेट फिक्स कर दिया गया कि इस दिन चुनाव होगा। ठीक है, और प्रतिनिधि भी चुन लिया गया, भेड़ियों में से एक प्रतिनिधि, भेड़ में से एक प्रतिनिधि को भी चुन लिया गया, नेता लोग। ठीक है, और भेड़िए लोग बहुत खुश थे। जैसे जैसे वो दिन आ रहा था, भेड़े जो थे बहुत खुश रहते, लेकिन वहीं पर भेड़िया जो है काफ़ी चिंतित था। जो चुनाव समीप आता है, भेड़िए का दिल बैठा जाता। एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, जो सियार जो है वो भेड़िए का चेला है, उसके पीछे आगे पीछे घूमने वाला उसका सेवक है। ठीक है, बूढ़ा सियार है, उसको जिसको यहाँ पर चापलूसी व्यक्ति के रूप में बताया गया है, मालिक है। तो एक दिन देखता है बूढ़ा सियार कि क्या, बोले बहुत दिन से देख रहा हूँ, बोले अपने मालिक भेड़ियों को काफ़ी चिंतित लग रहे हैं, तो आज मैं पूछ ही लेता हूँ। तो उसने पूछा, मालिक आज कल आप बड़े उदास रहते हैं। तो उसने पूछा, वो सब कुछ जानता है लेकिन वो सब दिखावा कर रहा है। ठीक है, क्योंकि उसको अपने मालिक को खुश रखना है, क्योंकि वो खुश रहेगा तो उसका जीवन सुरक्षित रहेगा, खाना पीना सब कुछ उसको मिलता रहेगा। तो बोले कि बहुत उदास रहते हैं। हर भेड़िए के आसपास 2-4 सियार रहते ही है। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता तब ये सियार हड्डियों में से लगे मांस को कुतर कर खाते। तो क्यों इसके पीछे थे कि उनके द्वारा उसको लाभ मिल रहा था सियार लोग को, कि जो भेड़िया जो शिकार करता था उसमें से कुछ मांस खाता था और जो हड्डियाँ रखता था वो सियार लोग खाते थे। तो बिना शिकार किए ही उनको खाना ना सब मिल जा रहा है सियारों को, इसलिए वो उसके पीछे पीछे रहते थे और उनकी चापलूसी करते थे और हड्डियाँ चूसते रहते थे। ये भेड़ियों के आसपास दुम हिलाते रहते, मैं वो जो बोलते थे वही करते थे, उनकी सेवा करते थे और मौके बेमौके, माने कभी भी चाहे वो उस समय हो या ना समय हो, कभी भी ऊँ आवाज़ करना
भेड़ियों का आवाज़ है, कर कर चिल्लाकर उसकी जय बोलते थे, मैंने अपने मालिक की जय भी बोल, मैंने दिखावा करते हैं कि हम लोग उसके कितने बड़े सेवक हैं, ठीक है, ताकि उनका जो जीवन जो है आराम से चलता रहे, जहाँ से उनको लाभ मिल रहा है वो लाभ उनको मिलता रहे। वो मालूम है कि थोड़ा सा चापलूसी करके थोड़ी सेवा करके हमको पूरा लाभ मिल सकता है, तो उस समय करने में क्या असुविधा है। और वही चीज़ें जो यहाँ पर सीआर कर रही हैं। जैसे हमारे कुछ चापलूसी लोग होते हैं जो अपने मालिकों की चाहे वो गलत करे चाहे सही करे, सब सही बताते हुए उसकी चापलूसी करते, उसके हाँ में हाँ मिला के उसको प्रसन्न रखते हैं, ताकि उनका ऊपर जो उनका हाथ बना हुआ है, उनकी कृपा दृष्टि बनी है, वो ख़त्म ना हो। तो बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से पूछा, महाराज आपके मुखचंद पर चिंता के मेघ क्यों छाए हैं। तो बूढ़े सियार ने फिर से उसको पूछा, बोले क्या बात है, आप इतना चिंतित क्यों हैं। खैर भेड़िए ने कहा, तुझे क्या मालूम नहीं है। भेड़िया भी जानता है कि सियार लोग किस तरह से होते हैं, काफ़ी चालाक चतुर होते हैं, तो इसलिए उसने क्या पूछा था कि तुमको मालूम नहीं है, तुम इतने भोले मत बनो, बोले ठीक है, कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है, हमारा राज तो अब गया। पहले तो हम लोग यहाँ पर बेटोक किसी को ही मार ले रहे, खा ले रहे, राजतंत्र था बोले पहले, ठीक है, मोनार्ची सिस्टम था, अभी लोकतांत्रिक राज आ रहा है, तो यहाँ सरकार बनने वाली है, कानून बनेगा, तो हमारा क्या होगा। सियार ने दांत निपोर कर कहा, दांत निपोर कर मैंने दांत को दबाते हुए कहा, हम क्या जाने महाराज। तो बोलने लगा, अरे महाराज हमको क्या मालूम है, बोले हमारे तो आप ही माई बाप, बोले आप ही हमारे मालिक हैं, हम तो कोई और सरकार नहीं जानते, जिसका दिया खाते हैं उसके गुण गाते हैं, हमारे लिए कोई नया सरकार नहीं है, आप ही का दिया खाते हैं, इसलिए आपका गुण गाते हैं। तो बड़ी ही चतुराई से उसने इस बात को बोला, ठीक है। भेड़िए ने कहा, मगर अब समय ऐसा आ रहा है कि सूखी हड्डियां भी चबाने नहीं। सियार भी जानता है कि भेड़िए भी जानता है सियार लोग किस कारण से उसके पीछे पीछे रहते हैं, तो उसने कहा कि अब ऐसा समय आएगा कि तुमको सूखी हड्डियां भी खाने नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि जब हम ही शिकार नहीं कर पाएंगे तो तुमको हड्डियां कहाँ से मिलेगी। सियार सब जानता था, मगर जान कर भी ना जानने का नाटक करना ना आता तो सियार शेर ना हो जाता, ठीक है, ऐसे बोला, ठीक ही बोला गया है, सब कुछ जानता है, लेकिन वो इस तरह से नाटक कर रहा है कि उसको कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये सियार की बुद्धि होती है, उसकी चतुराई ही होती है, बिना काम के ही हर तरह की सुविधाओं को प्राप्त कर लेना। आखिर भेड़िए ने वन प्रदेश की पंचायत के चुनाव की बात बूढ़े सियार को समझाई। तो फिर भेड़िए जो है वो सियार को बताता है कि क्या पंचायत में क्या चुनाव की जो बात फैली हुई वो समझाता है, और बड़े गिरे मन से कहा, चुनाव अब पास आता जा रहा है, अब यहाँ से भागने के सिवा और कोई चारा नहीं, अब जाए भी कहाँ। तो भेड़िए बोलने लगता है कि चुनाव होगा तो मुझे नहीं लगता है कि अब हम यहाँ पर रह पाएंगे, क्योंकि जो कानून की भेड़ लोग जो है अपने ग्रुप में से किसी को नेता बनाएंगे और फिर वो कानून बनाएगा, किसी को पशु को नहीं मारना है, फिर हम लोग खाएंगे क्या, अब खाने के तो हमें किसी और कहीं पर और जाना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए अब हमारा जो है यहाँ से इस जंगल से तो हमारा पत्ता कटने वाला है। तो सियार ने कहा, बोले अब जाए भी तो कहाँ जाए। सियार जो है बहुत तरह का आइडिया देता है कि मालिक सर्कस में भर्ती हो जाएंगे। भेड़िए ने कहा, अरे वहाँ भी शेर और रीछ को तो ले लेते हैं, पर हम इतने बदनाम हैं कि हमें वहाँ भी कोई नहीं पूछता है, कि हम इतने बदनाम हैं, इतने खूंखार दिखते हैं कि वहाँ पर भी हमको सर्कस में भी कोई नहीं लेगा, देख के ही लोग भाग जाएंगे यहाँ पर। तो सियार ने खूब सोच कहा, अजायब घर में म्यूजियम में चल जाएंगे, बोले स्टैचू बन के खड़े रहेंगे। तो फिर भेड़िया बोलता है कि अरे वहाँ भी जगह नहीं है, सुना है वहाँ तो अब आदमियों को रखा जाने लगा है, ठीक है। तो इस तरह से उसने बताया। बूढ़ा सियार अब ध्यान मग्न वो सोचने लगा, मैं अब क्या बोलूँ। उसने एक आंख बंद की, नीचे के होंठ को ऊपर के दांत से दबाया और एक टक आकाश की ओर ताका। बड़े बहुत गंभीर भाव से जो वो सोचने लगा। फिर बोला, बस समझ में आ गया मालिक, अगर इस पंचायत में आप भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए। फिर बहुत सोचने के उसके बाद ने बोला कि मालिक मुझे सब समझ में आ, अगर मान लो आप ही को वोट मिल जाएगा तब, आप ही की सरकार बन जाएगी तब। ये सुनकर जो भेड़िया गुस्सा आ गया, भेड़िया चिड़चिड़ा कर बोला, कहीं की आसमान बातें, कहाँ के आसमान बातें करता है। बोले कैसे मिलेगा, बोले हम लोग तो 10% है और भेड़िया 90% है, ठीक है, और हम लोग का 10% मिलने के बावजूद भी हम लोग जीत नहीं सकते, जब तक कि हम लोग को वहाँ से भी भेड़ियों के पास से, भेड़ के पास से ही वोट नहीं आएगा। और भेड़ हमको क्यों वोट देगी, वो जानबूझ कर क्यों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगी, अपनी मृत्यु को दावा देगी, ठीक है। अरे हमारी जाति तो कुल 10% है और भेड़े और अन्य छोटे पशु 90%, भला वे हमें काहे को चुनेंगे। अरे कहीं जिंदगी अपने को मौत के हाथ में सौंप सकती है, ठीक है। वो बोल रहा था क्यों अपने आप भेड़े जो है अपने जीवन को संकट में डालेंगे, मगर हाँ ऐसा हो सकता तो क्या बात, लेकिन फिर भी क्या बात थी, फिर भी भेड़िए ने अंदाजा जगा अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा है, ठीक है। तो ये आज हम लोग यहीं तक रख रहे हैं, आप भी देखिए और समझिए, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत ही सुंदर स्टोरी है और जानवरों के माध्यम से हमारे समाज की वास्तविकता को बताया गया है, किस तरह से जो नेता होते हैं शरीफ व्यक्ति, नकाबपोश व्यक्ति, सफ़ेद पोश व्यक्ति का रूप धारण करके हमारी भोली भाली जनता को मूर्ख बनाते हैं और फिर उनका शोषण करते हैं। थैंक यू।